बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत का खेल बिगड़ गया है। काजी फाइज ईसा के ख्वाब बिखर गए हैं। बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश की गई किसी तरह से आईनी तरमीम मंजूर हो जाए, किसी तरह से काजी फाइज ईसा को दोबारा इंगेज कर लिया जाए, किसी तरह से काजी फाइज ईसा कंटिन्यू करें, लेकिन हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। साफ नज़र आ रहा है कि अब मामला हुकूमत के हाथ में नहीं रहे हैं और वो हुकूमती वजीर जिन्होंने इन तमाम मामला पर ऐसे शिकंजा कसा हुआ था, मुकम्मल कंट्रोल के साथ वुकला तंजीमों को साथ मिला लिया था, ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ पर उन्होंने ग्रिप हासिल कर ली है, लेकिन मामला उनकी मुट्ठी से ऐसे फिसल रहे हैं जैसे किसी शख्स ने रेत मुट्ठी में दबा रखी हो और जितना ज़ोर से दबाएं रेत उतनी ही तेज़ी के साथ हाथ से सरकती और फिसलती चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। इस पर मैं तफसील से बात करता हूँ कि वो खेल क्या था, हुकूमत का खेल क्या था, कैसे बनाया गया था और कैसे बिगड़ रहा है और कैसे हर गुजरते लम्हे के साथ मायूसी फैल रही है। इस पर तफसील से बात करता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं और डिटेल से फिर आगे जाके बात करेंगे कि इस वक्त जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं और एहतजाज को रोकने के लिए रात ही से शहर को बंद कर दिया गया था। ये कहाँ की मंतिक है, मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप सोचिए कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो तो शहर बंद नहीं होगा। तहरीक इंसाफ डी चौक पहुँचेगी, अपना एहतजाज करेगी घंटा 2 घंटा और उसके बाद लौट जाएगी। सिर्फ एक सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल होगी या मुतासिर होगी, लेकिन पूरा शहर चलता रहेगा, निज़ाम चलता रहेगा। लोगों को पता होगा कि डी चौक बंद है, वहाँ पर नहीं जाना। वो वैसे भी बंद है, वैसे भी कंटेनर्स लगे हुए हैं, रेड जोन को सील कर दिया गया है क्योंकि आजकल ज़रा जो हाई वैल्यू मूवमेंट्स हैं वो हो रही हैं, वैसे भी बंद है। लेकिन ये कहाँ की मंतिक है कि आप शहर को बंद कर दें और रात ही से लोग जलीलो ख्वार होना शुरू हो जाएं। और लॉजिक क्या है हुकूमत का कि हम आवाम के लिए रास्ते बंद करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे, और ये कहकर खुद रास्ते बंद कर दिए हैं। और आप देखें जो विजुअल्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, वो आपको अंदाज़ा हो रहा है इन विजुअल्स को देखकर कि बेचारे मोटरसाइकिल पर लोग नहीं गुजर सकते और किस तरह से रात से लेकर अब तक परेशान और ख्वार हो रहे हैं। तो इन विजुअल्स को देख के आपको अंदाज़ा होता है कि शहर का हाल इस वक्त क्या बना के रखा है हुकूमत ने। और फिर मोटरवे पर कैसे वो कील लगाकर और सरियों के कील बनाकर और मोटरवे पर बिछा दिए गए हैं कि कोई अगर गाड़ी गलती से भी आ जाए तो वो इससे टकरा कर उलट ही जाए, खुदा ना खास्ता। आप देखें ना कि ज़रूरी नहीं है इस काफिले ने आना है, कोई और गाड़ी वहाँ पर आ सकती है अगर आपने मोटरवे को बंद नहीं किया हुआ है तो। और वहाँ पर अगर कोई स्पीड से गाड़ी आए और उसका टायर ब्रस्ट होगा तो उस गाड़ी का क्या बनेगा। तो इस सब को सोचे समझे बगैर ये जो कीलें लगाकर और जो है वो सरिये के वो सड़क के ऊपर वो गाड़ कर तो रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। तो और फिर वो इस तरह से वो विजिबल भी नहीं है। आप बैरियर्स लगाकर बंद करते हैं वो विजिबल होता है, ये जानबूझ के ट्रैप बिछाया गया है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये गैर इंसानी हरकत है कि आप किसी को धोखा देके ट्रैप में बिछाते हैं। ये तो जंगलों में जब गुरीला वॉर हुआ करती थी तो इस तरह के ट्रैप बिछाए जाते थे। ये ट्रैप लगाने का क्या मकसद है जो विजिबल ही नहीं है? या तो खारदार तारे लगाएं, विजिबल हो, नजर आए, जिसने हटाना है वो हटा के गुजरे, या आपने इसलिए लगाए हैं ताकि कोई बेध्यानी से आए, स्पीड से आए, उसकी गाड़ी उलट जाए। तो इस तरह की गैर इंसानी हरकतें हुकूमतें नहीं किया करती। न जाने ये क्यों कर रही हैं। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं दूसरों की जान को ख़तरे में डालने के लिए, उसे दहशतगर्द कहा जाता है, लेकिन हुकूमत ये सब कर रही है। अब आ जाए ज़रा काजी फाइज ईसा साहब और उनके लिए बनाए गए खेल पर। मैं उस पर आता हूँ, ये एहतजाज पर और एहतजाज को रोकने और एहतजाज को कामयाब करने के लिए जिस तरह से काफिले आ रहे हैं उस पर अगली वीडियो में तफसील से बात करते हैं कि वो कहाँ पहुँचे और क्या हुआ। लेकिन ये जो काजी फाइज ईसा साहब का खेल बिगड़ गया। काजी फाइज ईसा साहब को एहसास हो गया है कि उनका अब चीफ जस्टिस रहना या आईनी अदालत का सरबराह बनना, चीफ जस्टिस बनना, ये उनके लिए मुमकिन नहीं रहा क्योंकि आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरा नहीं है। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उन्होंने चूँकि इनकार कर दिया, पीटीआई के लोग टूट नहीं रहे, काजी फाइज ईसा साहब को समझ आ गई है, नज़र आ गया है, और उन्होंने अब ये एक खबर लीक कराई है। हमारे दोस्त अकील अफजल जो हैं 92 ही के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दिया है कि काजी फाइज ईसा साहब ने हुकूमत को कन्वे कर दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता और मैं आईनी अदालत के सरबराह का ओहदा भी नहीं लेना चाहता। अब ये जो खबर लीक कराई गई है इसकी डिटेल्स तो सामने आ जाएंगी शायद, लेकिन देखिए मैं 3 दिन से ये बात कर रहा हूँ, जो लोग मुझे सुनते हैं वो इस बात की गवाही देंगे। मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि काजी फाइज ईसा इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको जल्द एहसास हो जाएगा कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने 63 का फैसला देने के लिए तमाम गैर आईनी हरकतें की। उन्होंने एक ऐसा बेंच तश्कील दिया जो नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने फिर बेंच को के टूटने के यानी उस बेंच को गैर कानूनी तौर पर तोड़कर नया बेंच तश्कील दे दिया। वो सब इल्ज़ामात उन्होंने सहे, किस लिए सहे?
काजी फाइसा ने क्या हुकूमत को 63A का तोहफा देने के लिए सहे? नहीं, काजी फाइसा साहब ने अपने लिए सहे इल्जामात कि वो गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा था, आपको याद होगा, मैं कह रहा था कि काजी फाइज ईसा इस्तेमाल हो रहे हैं, और जैसे ही 63A का फैसला हो गया, काजी फाइसा जो है वो उनके लिए उनको ये पैगाम मिल जाएगा या दे दिया जाएगा कि भाई आपका मुमकिन नहीं है, और उनको पता चल जाएगा कि मैं तो इस्तेमाल हो गया हूं। तो ये किसी का इस्तेमाल होना किसी के हाथों, ये खेल अगरचे पाकिस्तान में पुराना है। मसलन मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं यूसुफ रज़ा गिलानी की। जब नवाज शरीफ को पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाया ज़ियाउल हक ने, नवाज शरीफ ने आंखें दिखाना शुरू कर दी ज़ियाउल हक को, और आंखें दिखाना शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपने बलबूते पर चीफ मिनिस्टर बनाऊं। ज़ियाउल हक को एहसास हुआ कि ये नवाज शरीफ जिसको मैं लेकर आया हूँ ये आंखें दिखा रहा है। उन्होंने पीर पगारा से कहा, पीर पगारा मरहूम से, कि ज़रा इसके मामला तो ठीक करो, ये तो हमें ही आंखें दिखाना शुरू हो गया है। पीर पगारा ने यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ, तुम अपने जाओ नंबर पूरे करो, फलां फलां से मिलो, मुलाकातें करो, लोग इकट्ठे करो, और तरीके से एतमाद आ रही है, और नवाज शरीफ को हम ख़त्म करके तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी गए, उन्होंने मिलना शुरू किया, मुलाकातें शुरू की, सब कुछ उन्होंने मामला जो है वो अपने कंट्रोल में करना शुरू किए। उनको इस्टेब्लिशमेंट का इशारा था, फ़ौज का इशारा था उस वक्त की ज़ियाउल हक का, और वो फौरी तौर पर जो है वो इनके नंबर्स पूरा होना शुरू हो गए। नवाज शरीफ को समझ आ गई, नवाज शरीफ ने कहा काम ख़राब हो गया। नवाज शरीफ ने जाके ज़ियाउल हक के पाँव पकड़ लिए। जब ज़ियाउल हक के पाँव पकड़ लिए तो उस वक्त उनकी फिर सुलह हो गई। तो ज़ियाउल हक ने ये पैगाम उस वक्त दिया था कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। आपको याद होगा, ये बड़ा मशहूर जुमला है, नवाज शरीफ का किला मजबूत है, ये सुलह के बाद बयान दिया था। और पीर पगारा का भी एक तारीखी जुमला उस वक्त मशहूर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के बोरे में सुराख था, मैंने उसकी सिलाई कर दी है। लेकिन इस सारे खेल में यूसुफ रज़ा गिलानी वो बड़े मायूस हुए। वो पीर पगारा के पास पहुंचे, उन्होंने जाके कहा कि पीर साहब ये मेरे साथ आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ बहुत तंग कर रहा था, तो हमने इसलिए उसको जो है वो तबीयत ठीक करने के लिए ये सब किया। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनसे पूछा तो क्या आपने मुझे इस्तेमाल किया? तो पीर पगारा ने कहा कि हाँ, उस वक्त नौजवान हुआ करते थे यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने तुम्हें इस्तेमाल किया। तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि मुझे फिर समझ आई कि लोगों को सियासत में और सियासी शख्सियात की तरफ से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने खुद बाद में इंटरव्यूज़ दिए, तो ये वाक़या खुद सुनाया हुआ है जो कि छपा हुआ है। तो अब कहने का मतलब यह है कि काजी फाइसा साहब भी उसी बेरहमी के साथ इस्तेमाल हो गए हैं। अभी तक तो यही लग रहा है। अगरचे काजी फाइसा को बरकरार रखना हुकूमत की अपनी भी ज़रूरत थी, लेकिन जब हुकूमत को नज़र आ गया कि काजी फाइसा इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और एक बैगेज बन गया है उनको साथ लेकर चलना, तो उनको इस बर्डन को साथ नहीं चलाया जा सकता, तो ये बात हुकूमत ने उनको कन्वे नहीं की, बल्कि उनको ये तासुर दिया कि नहीं नहीं आप ही हैं, बस 63 हमें दे दें। और जैसे ही 63 उनको मिल गई, फौरी तौर पर यह तासुर देना शुरू किया कि हमारा तो नंबर ही पूरा नहीं हो रहा और हमारे लिए तो जो है वो ये करना मुमकिन ही नहीं है। अब आप देखें ना कि आज़म नज़ीर तारड़ ने किस तरह से जो है वो सारा खेल बना के रखा था। हुकूमत के बड़े अहम वजीर हैं आज। ये सारे मामला आइनी तरमीम, एक्सटेंशन, आइनी पैकेज लेकर आना, जुडिशल पैकेज, मुलाकात करना, ये सब आज़म नज़ीर तारड़ साहब का प्रोजेक्ट था, ये उनको दिया गया था। आज़म तारड़ साहब जो हैं उनको काजी फाइसा को संभालना, अदालतों को, बार्स को, वकीलों को मैनेज करना, ये सारा प्रोजेक्ट आज़म तारड़ के पास है। और उन्होंने किसी हद तक अभी तक जो वकला तहरीक नहीं चलने दी, समझा जाता है कि आज़म नज़ीर तारड़ ने नहीं चलने दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वकला तंजीमों में टूट फूट का उसको शिकार किया, उसमें दरारें पैदा की, उबलाइज किया, लालच दिया, पैसे दिए वकला तंजीमों को। जो वकला तंजीमें हैं उनमें फंड्स तकसीम किए, उनको ब्राइब किया या ओब्लाइज किया, DHA के साथ मुआहिदा कराया, उससे वकला को तकसीम कर दिया, स्टेक्स इन्वॉल्व कर दिए उनको, DHA के साथ जो मुआहिदा उनका करवाया गया। उसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बहुत सारे लॉ अफसरान मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंट करवाए, वकीलों को यहाँ पर भी ओब्लाइज किया, लॉ अफसरान महंगी भारी फीसों पर। आप सोचे ना, यहाँ मीडिया से बेचारे नाकारा किस्म के एंकर्स उठा के उन्होंने लाखों रुपए पे, 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपए पे रखे हैं। तो यहाँ कैसे कैसे वकीलों को, लॉ अफसरान इन्होंने लगवा के ओब्लाइज किया। तो उसके बाद इन्होंने फिर लीगल एडवाइजर्स लगवाए मुख्तलिफ इदारों में, वकीलों को वहाँ पर ओब्लाइज किया, मुख्तलिफ लॉ फर्म्स को ओब्लाइज किया भारी फीसों के बस। उसके अलावा इन्होंने कुछ ट्राइब्यूनल्स में जज लगाने, लाहौर में, पंजाब में। तो वकला को कहा गया, वकला तंजीमों को, कि जी ये आप जो हैं ये अपने कुछ मखसूस वकला से कहा गया कि आप अपने जज यहाँ पर लगवा लें। अब इतला यह है कि वो एक जज की जो कुर्सी है वो 20-20 करोड़ रुपए की बिक रही है। तो वहाँ 4-4, 5-5 वकला ने मिलकर अपना एक जज लगवाया और 5-5, 6-7 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगा ली।
तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो वहाँ पर हो रही हैं। फिर हुकूमत के जो केसेस हैं उसमें प्राइवेट वकील के तौर पर बहुत महंगे वकीलों को हायर किया गया, ये हुकूमत से करवाया गया, ये यहां पर सारे लोग ऑब्लाइज किए गए। फिर जो हुकूमती इदारे हैं, मसलन ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें सिकंदर मोहम्मद समेत और जो मखदूम अली खान समेत और महंगे तरीन वकीलों को ऑब्लाइज किया गया, उनको भारी फीसों पर रखा गया। और इस तरह के इदारों में, हालांकि इनके पास अपने लॉ अफसरान होते हैं, डीजी लॉ हैं, डीजी लॉ की पूरी टीम है इलेक्शन कमीशन के पास। पूरी टीम होने के बावजूद ये सब लोगों को जो है वो प्राइवेट वकीलों को हायर करके उनको ऑब्लाइज किया गया भारी फीसों के इवज ये। और फिर भी इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट तो काजी फैज साहब ने वही देना था जो एक आम वकील को भी दे देना था, यानी इतना महंगा वकील करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा जो इमरान खान के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी की गई है इमरान खान के केसेस में, वहाँ पर छोटे छोटे वकीलों को बड़े बड़े तनख्वाहें और फीसें देकर इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया गया ताकि उनके ऊपर जो है वो उनके केसेस जो साबित किए जा सकें। तो ये सारे वकला को लालच। और फिर अभी लाहौर हाईकोर्ट में 24 जज लगने हैं। आप देखिए लाहौर हाईकोर्ट में जो 24 जज लगने हैं उसमें भी वकीलों से कहा गया है कि आपके जज हम लगाएंगे और ज़रा सब्र कर लें, आप जज आपके लगेंगे। अब वकीलों को क्या चाहिए होता है, वकील का जज लग जाए तो समझो वकील के घर के फैसला वकील जितनी चाहे फीसें ले सकता है, क्योंकि वकीलों के फिर मामला वहाँ से चलते हैं कि जज अपना है और क्लाइंट से पैसे पकड़ लिया कि फैसला कंफर्म फैसला मैं आपको लेकर दूंगा। ये खेल तो होते हैं, पहले भी होते हैं। तो ये वकीलों से कहा गया कि 24 लाहौर हाईकोर्ट के जज जो लगने हैं वेकेंट हैं सीटें, ये हम आपके लगा के देंगे। इस तरह पूरा एक शिकंजा बनाया आजम रज़ी तारड़ ने वकीलों को इस्तेमाल करने के लिए, वकीलों को ब्राइब करने के लिए, ओब्लाइज करने के लिए। और यही वजह है कि उन्होंने अभी तक कोई वकला मूवमेंट बनने नहीं दी। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनकी मुट्ठी में रेत है, जितनी जोर से दबा रहे हैं उतनी तेजी के साथ वो सरक रही है। अब लाहौर हाईकोर्ट बार ने, पूरी काबीना ने बैठकर यह फैसला किया है कि आजम रज़ी तारड़ से इस्तीफा लिया जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है और काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए आजम रज़ी तारड़ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तो अब आप सोचिए कि अगर आजम रज़ी तारड़ से ने इतना कुछ करने के बाद भी उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है लाहौर बार की तरफ से, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार कहा जाता है, तो उस बार की तरफ से अगर कहा गया है कि जी आप इस्तीफा दें, तो आप सोचिए कि आजम रज़ी तारड़ के हाथ में क्या रहे। बल्कि मैं आपको सुनवा देता हूं कि जो नईम ताहिर हैं सेक्रेटरी लाहौर बार, उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट की तरफ से जो और सदर की तरफ से बैठकर जो ऐलान किया है वो क्या है, सुन लीजिए ज़रा। जो काबीना लाहौर बार जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, वो इस जंगल के कानून को, इस हॉर्स ट्रेडिंग को और इस होने वाली करप्शन को जो फ़रोग़ दिया गया कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का ख़ात्मा कर दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की उस फैसले ने पार्लियामेंट का ख़ात्मा कर दिया। और मैं हमारे सीनियर वकला जो कि जिनमें चौधरी इश्तियाक खान साहब और हमारी सीनियर जो हमारे वकला की सीनियर क़यादत, उन पर जो कल एक झूठी FIR इस्लामाबाद में दर्ज की गई, मैं उनकी भी उस FIR की भी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं गवर्नमेंट से ये वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि हम वकला गवर्नमेंट के हर एक गैर आइनी फ़ैसले की मुखालफत करते हैं और मुखालफत करते रहेंगे। इसके लिए हम सड़कों पर भी आएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम पंजाब असम्बली में धरना देंगे। हम लाहौर भी डिमांड है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनको चाहिए कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से आजम रज़ी तारड़ से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। तो मामला इसका मतलब है कि उनके हाथ में भी नहीं रहे हैं और उनका खेल भी बिगड़ गया है। कल मैंने आरिफ अलवी साहब का जिक्र किया था, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता था, बड़ी दिलचस्प वीडियो है, लेकिन वो मैं किसी वजह से वो प्ले नहीं कर सका अपने व्लॉग में। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने काजी फ़ाइज़ से जो मुतालबा किया कि इस्तदा की कि आपने बस एक काम करना है कि आपने रहना यहाँ पर है, जाना नहीं है, जब आपकी मुद्दत ख़त्म हो जाए आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, फिर यहाँ पर रहें, फिर देखें क्या होता है। आरिफ अलवी साहब ने जो कल गुफ्तगू की थी वो दिलचस्प है, ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा ये भी देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने जो रोल अदा किया है वो जस्टिस मुनीर से ज़्यादा काला। मेरा ख्याल है कोई चीफ जस्टिस इस वक्त मुझे दुनिया में नहीं नज़र आता जिसने ऐसा गंदा रोल प्ले किया हो। उनको सिर्फ अपनी नौकरी की लालच में वो ये सारे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्या, और कौन नौकरी की लालच में ये सारे काम कर रहा है? फॉर्म 47 वाली हुकूमत है जिसका राइट नहीं है हुकूमत में होना,
वो भी चाहती है कि उसको भी एक्सटेंशन मिलता रहे। तो ये नौकरियों का खेल है, मेरा मुल्क तबाह कर रहे हैं। भाई साहब बाजार खोल दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, है जैसे गुलाम बिका करते थे अमेरिका में, उस तरफ का अंदाज का बाजार खोल दिया है। जुल्म और बर्बरियत का बाजार पहले खुला हुआ था, अब पैसों का बाजार खोल दिया है। और 63A की इतनी अर्जेंसी क्या थी, वो एक जवाब दे दें कि बहुत अर्जेंट था भाई 63A, सवाए अपनी नौकरी के। जब अपने ऊपर बात आती है तब वो टीवी भी देखते हैं, तब वो अखबार भी देखते हैं, मगर पीटीआई के मामले में जितना मुतासिब काम इन्होंने किया, ये जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, एक वादा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम उनकी इज़्ज़त अफजाई करेगी, और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। क्या जल्दी थी, ये सिर्फ अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं उस जाली असेंबली के साथ जिसको फजल रहमान साहब ने भी कंडेम किया, जो इस काबिल नहीं है कि कानून पास करे। उससे ये 24वां अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि घर के चिराग से कहीं 1973 का भुट्टो का बनाया हुआ आइन जो है वो घर के चिराग से ही उसको आग न लगे। तो लिहाजा ये जो कैप्चर है इसके ख़िलाफ़ कौम खड़ी है, कौम रजिस्ट कर रही है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है, आपका राइट है। आइन देता है, दुनिया के आइन देता है, आपको हर एतबार से इसका हक मौजूद है। ये आइन जिस अंदाज से जालिमाना काम करने के लिए चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी भी है मुझे। हमें जो जुल्म आइन के होते हुए जो किया है पाकिस्तान के ऊपर, मैं उस जुल्म की मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखता। सिर्फ अंग्रेज़ों के जड़ियांवाला इंसिडेंट, अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से मैं मिला सकता हूँ जो जुल्म हुआ है। लोग 9 मई को शहीद हुए पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ कि कोई अगर ये कहे कि तहरीक इंसाफ इतनी पुरअमन जमात, जितने जलसे किए पुरअमन किए, किसने उसमें बदमाशी की है, किसने उसमें वायलेंस किया है? पुलिस ने वायलेंस, हर जलसे में पुलिस ने वायलेंस किया है। पुलिस को ट्राई करना चाहिए, हर जलसे में उन्होंने वायलेंस किया है। लोग तो डेविड एंड गुलायत वाला किस्सा बाइबल के अंदर मशहूर है कि उसने पत्थर से मारा। ये पत्थर का रेजिस्टेंस तारीखी है, पत्थर मारना पुलिस के ख़िलाफ़ ये तारीखी रेजिस्टेंस है। पुलिस अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो सारे प्रोटेस्ट हमारे पुरअमन हैं। उसके बावजूद मैंने अपील की है कि जितने प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे वो अमन के दायरे के अंदर करे, और वो दिन दूर नहीं। ये जस्टिस फाइज ईसा तो शैतानी चांद पर लैंड किया इन्होंने, और वो जो कहता था, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन, बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। मैं कहता हूँ कि ये शैतानी अमल का एक छोटा कदम है, मगर पाकिस्तान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया जानती है इतनी पॉपुलैरिटी एक शख्स की बरे सगीर में कभी नहीं हुई और दुनिया में नहीं है। तो ये देखिए हर तरफ से काजी फाइसा के लिए माहौल तंग हो गया, हालात तंग हो गए, खेल उनका बिगड़ गया है। इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं कि अब वो ये सीट अपने पास नहीं रख सकते हैं, अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो मामला बिगड़ जाएंगे, हालात बिगड़ जाएंगे। अब हुकूमत के लिए भी ये मुमकिन नहीं रहा। वो कहते हैं जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब हुकूमत की कश्ती खुद लड़खड़ाने लगी है तो वो बोझ उतारेगी काजी फाइसा जैसा। वो इस बोझ को अपनी इस कश्ती में बिठाकर नहीं ले जा सकती, क्योंकि फिर दोनों डूबेंगे, काजी फाइसा भी डूबेंगे, हुकूमत की कश्ती भी डूबेगी। इसलिए काजी फाइसा को धकेलना, इस कश्ती से जो है वो उठाकर दरिया बुर्द कर देना, ये इस हुकूमत की बका के लिए ज़रूरी हो गया है। हालांकि पहले उनकी अपनी बका के लिए ज़रूरी था कि काजी फाइसा इस कश्ती में सवार हों, लेकिन अब मामला बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या होता है ये 1-2 दिन में, 2 या 2-4 दिन में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। आईनी तरमीम बहरहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।